सभी का स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है कलाम अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं विवेक, एक बेहद महत्वपूर्ण सत्र लेकर आप लोगों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक सिद्धांतों पर, जिनमें सबसे पहले हमारी चर्चा होगी ब्रूनर के सिद्धांत पर। वो ब्रूनर जिन्हें जीरोम ब्रूनर के नाम से आप जानते हैं, वो ब्रूनर जिन्हें हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों में भी पढ़ चुके हैं। उनके अलावा हम आज बात करेंगे एडवर्ड चेज टॉलमैन के सिद्धांत से जुड़े हुए संप्रत्यों पर। और टॉलमैन के अलावा हम जिस फैक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे वो होगा अल्बर्ट बांडुरा का संप्रत्यय, बांडुरा का अधिगम सिद्धांत। और महत्वपूर्ण बात यह है कि बांडुरा का निधन पिछले ही कुछ महीनों में हुआ है, तो ये हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण 3 सिद्धांत हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। इन सिद्धांतों से जुड़ी हुई एक चीज मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं साथियों कि इन सिद्धांतों में एज सच जिसको हम कहें कि एनालिटिकल कुछ भी नहीं है, विश्लेषणात्मक कुछ भी नहीं है। हमें ज्यादातर चीजों को याद करना है, कुछ संप्रत्यों को याद करना है, कुछ शब्दों को याद करना है जिनसे जुड़े हुए प्रश्न हमारे सामने आ सकते हैं। तो पहला ब्रूनर का सिद्धांत हम जानने की कोशिश करेंगे। जीरोम ब्रूनर, जो 1960 के दशक में एक बड़े महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन के साथ विश्व प्रसिद्ध हुए। और आज भी ब्रूनर ने एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए जो फैक्ट्स दिए हैं, जो चीजें बताई हैं, वो आज भी अकाट्य हैं। आज भी अधिकांश विद्यालयों में, अधिकांश देशों में जो पाठ्यक्रम बनता है उसमें ब्रूनर के ही सिद्धांत को, ब्रूनर के ही स्पाइरल कैरिकुलम, माफ कीजिएगा, वर्तुलाकार पाठ्यचर्या जो उनकी है, उसको आधार माना जाता है। तो सबसे पहले ब्रूनर के सिद्धांत की बात करते हैं। ब्रूनर द्वारा विकास की 3 अवस्था दी गई है। अब आप कहेंगे कि साहब ये तो हमने संज्ञानात्मक विकास में पढ़ा ही है। बिल्कुल पढ़ा है, ये वही चीज है। इसी को हम ब्रूनर के अधिगम सिद्धांत के जरिए भी समझते हैं कि ब्रूनर का जो अधिगम सिद्धांत है उसमें भी 3 महत्वपूर्ण इकाइयां हैं, 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं, माफ कीजिएगा। पहली है सक्रिय अवस्था, जिसे हम वहां सक्रिय अवस्था के नाम से जानते हैं, जिसे इनएक्टिव स्टेज के नाम से जाना जाता है, कि बालक अपने संज्ञान का निर्माण यानी कुछ भी अगर सीख रहा है तो सक्रिय गतिविधियों के द्वारा सीख रहा है, ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके सीख रहा है। और यह जन्म से 2 वर्ष तक चलने वाली अवस्था है। जन्म से 2 वर्ष तक यह अवस्था कार्यरत रहती है किसी भी बालक के साथ। दूसरी अवस्था, जिसको मूर्त प्रतिनिधान के नाम से भी जानते हैं, हमने जिसे प्रतिबिंबात्मक अवस्था के नाम से पढ़ा है। प्रतिबिंबात्मक अवस्था वही अवस्था है जिसको हमने विकास की दूसरी अवस्था के नाम से पढ़ा था ब्रूनर के स्टेज में। और प्रतिबिंबात्मक अवस्था को हम कहते हैं आइकॉनिक स्टेज। आइकॉनिक स्टेज जो पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के समानांतर है, यह 2 से 7 वर्ष के लगभग होती है। इसके बारे में ज्यादा कुछ समझेंगे नहीं, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में इसे वहां पर समझ रखा है। वहां पर हम जानते हैं कि यहां पर ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से सीखता है। दूसरी अवस्था में दृश्य स्मृतियां, या जिसको विजुअल मेमोरी कहते हैं, वो बन जाती है। विजुअल इमेजेस के जरिए दिमाग में एक तरह का प्रतिबिंब बनाकर चित्रण करके वो सीखता है। तीसरी स्टेज प्रतीकात्मक होती है, जिसको हम संकेतात्मक भी कहते हैं, जिसको हम सिंबॉलिक के नाम से जानते हैं। और सिंबॉलिक स्टेज वो है जिस स्टेज में बालक 7 वर्ष से ऊपर इस स्टेज में आता है। यहां पर भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं एक बार पुनः दोहरा दूं कि पहली स्टेज जो थी उसमें ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग से अधिगम हो रहा था। ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग द्वारा संज्ञानात्मक विकास हो रहा था। आप ऐसे भी समझ सकते हो, अधिगम भी कह सकते हो इसको, क्योंकि यह संज्ञानात्मक, अधिगम की संज्ञानात्मक शाखा ही है। और सक्रिय गतिविधियां बालक कर रहा था, तो सक्रिय गतिविधि। दूसरी स्टेज जो है जिसको प्रतिबिंबात्मक कहते हैं, उसमें प्रतीकों के जरिए दृश्य स्मृति, विजुअल मेमोरी जो है, उसके जरिए व्यक्ति सीखता है। प्रतीकात्मक प्रतिनिधान, जिसको हम संकेतात्मक अवधि कहते हैं, वहां पर भाषा का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। भाषा,
तो ये तीन चीजें हैं जिसको हमने इसके अंतर्गत समझने की कोशिश करी। सक्रिय, मूर्त प्रतिनिधान और संकेतात्मक। पहले सक्रिय अवस्था ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग, फिर प्रतीकों का दृश्य स्मृति का प्रयोग, और फिर भाषा का प्रयोग जो संकेतात्मक अवस्था में होता है, जहां संप्रत्यय, गुण, भाषा, इन सब के निर्माण के द्वारा व्यक्ति कुछ भी सीखता है। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज बचती है ब्रूनर के सिद्धांत में, वो है ब्रूनर ने अपने सिद्धांत की व्याख्या में कुछ 5 महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी थी जिनका शिक्षण में प्रयोग होना चाहिए, ऐसा जीरोम ब्रूनर मानते हैं। पहली है अंतर्दर्शी चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन, फिर विषय की संरचना, अन्वेषणात्मक अधिगम जिसको हम डिस्कवरी लर्निंग कहते हैं, किस प्रकार से अधिगम में संबद्धता का महत्व है, किस प्रकार से अधिगम में तत्परता महत्व रखती है, और विद्यार्थी स्वक्रिया के द्वारा कैसे चीजों को सीखता है, ऑटो एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन माफ कीजिएगा, उसके जरिए कैसे सीखता है। तो आइए अगली कुछ मिनटों में हम इन 6 बिंदुओं को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है अंतर्दर्शी चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन, जिसके लिए ब्रूनर जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो है इंट्यूजिटिव थिंकिंग वर्सेस एनालिटिकल थिंकिंग। ब्रूनर साहब का ऐसा मानना है कि विद्यालयों की अगर हम बात करें, विद्यालय की बात करें, कक्षा कक्ष की बात करें, तो अक्सर ऐसा देखने में आता है कि विद्यालयों में जो अध्यापक अध्ययन करवा रहा है वो बालकों के विश्लेषणात्मक चिंतन पर तो ध्यान देता है, विश्लेषणात्मक चिंतन को तो प्रोत्साहित करता है, लेकिन अंतर्दर्शी चिंतन जो है, जिसकी बात हमने कोहलर में भी पढ़ रखी है, जो सूझ के निर्माण में सहायक है, उस चिंतन को हमारे विद्यालयों में हतोत्साहित किया जाता है। यानी बालक को अपनी सूझ के आधार पर, अपने संज्ञानात्मक संक्रिया के आधार पर तात्कालिक उत्तर देने के लिए नहीं, बल्कि एक विश्लेषण के प्रक्रिया से गुजरते हुए जैसा स्वयं टीचर चाहता है उसी तरीके से बालक को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है या फिर प्रतिबंधित किया जाता है। तो ब्रूनर साहब जो बात कहते हैं वो बड़ी स्पष्ट है कि अधिगम में विश्लेषणात्मक चिंतन के साथ साथ अंतर्दर्शी चिंतन भी उपयोगी है। और एक शिक्षक को यह चाहिए कि वो विश्लेषणात्मक चिंतन और अंतर्दर्शी चिंतन दोनों को ही सपोर्ट करे, दोनों को ही प्रोत्साहित करे कक्षा में। दूसरी बात जो ब्रूनर साहब करते हैं वो है विषय की संरचना के बारे में, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन। स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन का क्या मतलब है साथियों? स्ट्रक्चर ऑफ ब्रूनर साहब ऐसा मानते हैं कि किसी भी विषय की अगर बात करें तो एक विषय की उसकी एक वस्तु स्थिति होती है, उसकी एक संरचना होती है। हर विषय के कुछ नियम होते हैं, हर विषय के कुछ संप्रत्यय होते हैं, और हर विषय की कुछ प्रविधियां होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, जिनको सीखे बिना, जिनको जाने बिना उस विषय को नहीं सीखा जा सकता। उस विषय के लिए अलग होगी, किसी विषय के लिए अलग होगी। जैसे हिंदी को जैसे आप सीखते हैं और गणित को जैसे आप पढ़ते हैं, क्या दोनों को एक ही तरीके से पढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। गणित के लिए अलग नियम, अलग संप्रत्यय, अलग प्रविधियां होगी। वैसे ही भाषा को सीखने की अलग नियम, अलग प्रविधियां, अलग संप्रत्यय होंगे। तो इसका मतलब हर विषय की अपनी संरचना होती है, हर विषय की अपनी संरचना होती है, और एक शिक्षक के लिए उपयोगी है
कि वो जब विद्यालय में या कक्षा कक्ष में या किसी भी रूप से परंपरागत गैर परंपरागत तरीके से अगर वो पढ़ा रहा है, अधिगम करवा रहा है, तो ये नियम, ये संप्रत्यय, ये प्रविधियां, इनको ध्यान में रखे और हर विषय की संरचना को उसके विद्यार्थी के सामने स्पष्ट करने की कोशिश करे, ताकि उस विषय को जो सीखना हो वो बहुत ही सरल हो सके, सुगम्य हो सके। क्योंकि इन संप्रत्ययों, इन प्रविधियों, इन नियमों के बिना उस विषय को नहीं सीखा जा सकता। ऐसे में विषय की संरचना सामने प्रस्तुत करनी चाहिए और उस संरचना के हिसाब से ही उस विषय का अधिगम होना चाहिए। फिर आगे ब्रूनर साहब बात करते हैं अन्वेषणात्मक अधिगम की, जिसको हम कहते हैं डिस्कवरी लर्निंग। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो ऐसा होता है कि टीचर के पास एक सेट पैटर्न है, एक पैरामीटर है, एक फार्मूला है। वही फार्मूला, वही पैटर्न, वही पाठ्यक्रम उसे हर विद्यार्थी को देना है और इसी हिसाब से देना है कि हर विद्यार्थी जैसा टीचर चाहे उसी प्रकार से प्रस्तुत करे। ऐसा देखा जाता है कि कक्षा कक्ष में आगमनात्मक चिंतन को या आगमनात्मक विधियों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। तो आप कहेंगे कि साहब ये आगमनात्मक विधि क्या है? आगमनात्मक विधि से अभिप्राय है उस अधिगम की शैली से जिसमें बालक को स्वयं अन्वेषण करते हुए संप्रत्यय को, किसी नियम को या किसी सिद्धांत को खोजने के लिए प्रेरित किया जाए। ब्रूनर का ऐसा मानना था कि जब अधिगम होता है तो उसमें आगमनात्मक विधियों को ज्यादा बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान आत्मान्वेषित होता है। ज्ञान जो है उसकी प्राप्ति आत्म अन्वेषण से होती है। आत्म अन्वेषण मतलब सेल्फ डिस्कवरी के द्वारा व्यक्ति खुद से डिस्कवर करे और इसी को बल मिलना चाहिए। इसी की क्लास के अंदर या कक्षा कक्ष में जब बच्चों को पढ़ाएं तो इसी की पुष्टि की जानी चाहिए, इसी को और ज्यादा कह सकते हैं कि बल देना चाहिए, इसी को आगे फॉरवर्ड करना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, डिस्कवरी लर्निंग का मतलब क्या है कि बच्चे खुद से चीजों को खोजें। उनको इतना प्रेरित कीजिए आप, इतना मोटिवेट कीजिए आप, ऐसा माहौल बना के दीजिए कि वो खुद से चीजों को खोजने की कोशिश करें, बजाय आपने कुछ रटा दिया उसको बिना सोचे समझे, बिना आंख मूंद कर स्वीकार कर लें। ऐसा नहीं, खुद से उनको प्रेरित किया जाए कि वो कुछ चीजें समझे। फिर महत्वपूर्ण पॉइंट जो मुझे स्वयं को व्यक्तिगत रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण लगता है, और वो ये है संबद्धता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेवेंस। शिक्षा का उद्देश्य क्या है साथियों? शिक्षा का उद्देश्य है आप एक बेहतर कल के लिए तैयार हो। अब मान लीजिए मैं आपको यहां पर कुछ पढ़ा रहा हूं, यह आपके कोर्स में ही नहीं हो, यह आपके टॉपिक आए ही नहीं कोर्स में, और मैं यहां पर आपको कुछ ना कुछ पढ़ाता रहूं, तो क्या आप उस वीडियो को देखेंगे? आप वीडियो को नहीं देखेंगे, आप वहीं पे कमेंट कर देंगे, आप संस्था में कॉल करेंगे, आप हमसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके कहेंगे कि साहब ये हमारे कोर्स में नहीं क्यों पढ़ा रहे हो। तो ज्ञान का भी महत्व तभी है जब वो व्यक्ति के जीवन में संबंध रखे किसी न किसी रूप में। ब्रूनर की एक पुस्तक आई थी, पुस्तक का नाम था द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। द रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन। और रिलेवेंस ऑफ एजुकेशन में उन्होंने कहा कि व्यक्ति को जो भी सिखाया जाए, सबसे पहले यह तय किया जाए कि क्या यह इसके लिए महत्वपूर्ण है। अगर महत्वपूर्ण है तो वो खुद ही उसे सीखने की कोशिश करेगा और उसको बहुत अच्छे से सिखाया भी जा सकता है। लेकिन अगर कोई चीज उसके लिए महत्वहीन है,
लीस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीजों को सिखाने से बचना चाहिए। उन्होंने रिलेवेंस दो प्रकार की कही, एक थी व्यक्तिगत संबद्धता यानी कि पर्सनल रिलेवेंस, और दूसरी थी सामाजिक संबद्धता, सोशल रिलेवेंस। उन्होंने कहा ज्ञान का उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं है बल्कि सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति भी है। सामाजिक रूप से जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जो दायित्व हैं, उनकी पूर्ति भी है। व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनना है, एक अच्छा सिटीजन बनना है, एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में हमें तैयार करना है, और यही एक एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है और उसकी संबद्धता उसके जीवन में होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें हैं। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पर वर्बली दे रहा हूं, वो इंफॉर्मेशन आपके नोट्स में बहुत अच्छे से लेजिबल हैंडराइटिंग में लिखी हुई है। आप उनसे जाकर डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। वीडियो के बगल में नोट्स का सेक्शन है जहां पर हर टॉपिक से जुड़े हुए नोट्स आपको मिल सकते हैं। एक डाउनलोड इन स्टोरेज है, स्टोरेज पे जाएंगे तो वो आपके मोबाइल फोन में डाउनलोड कर देगा ताकि आप उसका प्रिंट आउट ले सकें। नीचे आएगा डाउनलोड इन लाइब्रेरी, और फिर जब क्लिक करेंगे तो वापस डाउनलोड लिखा हुआ आएगा, और तब जब आप क्लिक करेंगे तो आप ही के मोबाइल में जहां माय प्लान लिखा हुआ उसके बगल में एक लाइब्रेरी का सेक्शन है, उस पर क्लिक करके आप नोट्स में डाउनलोड करके उसे पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों तीनों चीजें यहां पर आप देख पा रहे हैं। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं और अगले बिंदु को समझते हैं। अगली है तत्परता, रेडीनेस। वही तत्परता जिसकी बात हमने कही थी थॉर्नडाइक के नियमों में। ब्रूनर साहब कहते हैं कि असल में पाठ्यक्रम के निर्माण में क्या होता है कि हर बालक को पहले ही तय कर लिया जाता है कि ये 6th क्लास का बच्चा है तो इसको यही पढ़ाना है, ये 7th क्लास का बच्चा है तो इसको यही चीज पढ़ानी है, ये 8th क्लास का बच्चा है तो इसको यही पढ़ानी है। तो अलग अलग बालकों के हिसाब से आपने पाठ्यक्रम तैयार किया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दरअसल छात्रों को इतना तत्पर बनाना चाहिए, इतना उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो स्वयं किसी भी विषय को सीखने के लिए तत्पर हो जाए, जागरूक हो जाए। तो यहां पर अलग अलग बच्चों के लिए आप अलग अलग पाठ्यक्रम बनाएं, उसकी बजाय यह तय करना चाहिए कि किसी भी बच्चे को कुछ भी सिखाया जा सकता है। आपको याद हो जब मैंने स्पाइरल कैरिकुलम की बात की थी तब मैंने यही कहा था कि किसी भी बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है, बशर्ते हमें उसकी संज्ञानात्मक योग्यताओं का ज्ञान हो। वही बात तत्परता के इस खेल में खुद जीरोम ब्रूनर करते हैं। क्या कहते हैं कि अलग अलग बालकों के लिए अलग 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 पाठ्यक्रम तैयार करने की बजाय उन्हें समग्र रूप से, मतलब कुछ भी सिखाया जाए, अधिगम के लिए तत्पर बनाना चाहिए कि वो कुछ भी सीखे। उस विद्यार्थी को कुछ भी सिखाया जा सकता है और इसके लिए ही उसे तत्पर करना चाहिए, ना कि आपने अलग अलग बालक के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम बना दिया। फिर सेल्फ एक्टिवनेस, ज्ञान एक निष्क्रिय विधि नहीं है, सक्रिय विधि है। कक्ष में टीचर के सामने स्कूल में उस क्लास को अच्छा माना जाता है जो क्लास सबसे शांत हो। कैसी विडंबना है। हम कहते हैं कि ये क्लास सबसे अच्छी क्योंकि ये कुछ नहीं पूछती, कुछ नहीं बोलती। ऐसा नहीं है। जब तक आप व्यक्ति को स्वयं को सक्रिय नहीं करोगे, अधिगमकर्ता को खुद को एक्टिव नहीं करोगे, तब तक आप कैसे कह सकते हो कि वो कोई चीज सीख रहा है। तो यही बात ब्रूनर इस पॉइंट पे करते हैं। क्या कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति या अधिगम, शिक्षण भी कह सकते हैं, एक निष्क्रिय नहीं
निष्क्रिय नहीं, सक्रिय विधि है, एक्टिव अप्रोच है। और इस सक्रिय विधि के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी को इतना सक्रिय किया जाए कि वो स्वयं करके कोई चीज सीखे, उसके अंदर स्व सक्रियता हो, स्व सक्रियता उस बालक में या अधिगमकर्ता में हो। क्योंकि सक्रियता होगी, सक्रियता होने पर जल्दी सीख जाता है, सीख जाता है और अधिक समय तक सीख जाता है और अधिक समय तक सीखे गए पाठ को याद रख सकता है, सीखे गए पाठ को याद रख सकता है। तो यहां पर हमने ब्रूनर की 3 अवस्थाओं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा। अब आइए ब्रूनर के सिद्धांत से जुड़े हुए कुछ शैक्षणिक अभिप्रेत देख लेते हैं कि क्या उपयोगिता है ब्रूनर के सिद्धांत की शैक्षणिक दृष्टिकोण से। पहली चीज, जैसा हमने अभी अभी देखा कि किसी भी अवस्था में कोई भी विषय पढ़ाया जा सकता है, लेकिन शुरुआती वर्षों में शिक्षण सहज और सरल अवबोधन द्वारा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें उसकी संज्ञानात्मक योग्यताओं के बारे में पता होना चाहिए, फिर किसी भी व्यक्ति को कुछ भी सिखाया जा सकता है। कोई भी बालक अगर ऐसा कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं सीख सकता, तो यह शिक्षक की जिम्मेदारी है कि उसके अंदर उस प्रोत्साहन को भरे। प्रत्येक बालक की क्षमताएं अलग अलग हैं और इन्हीं के अनुरूप उसका शिक्षण होना चाहिए। बालक को स्पष्ट और शाब्दिक निर्देश मिलने चाहिए और शिक्षण अधिगम में बालक की भूमिका सक्रिय होनी चाहिए। यह वही पॉइंट है जो हमने देखा। तो यहां पर हम ब्रूनर को कवर कर चुके हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं अगले सिद्धांत पर, और हमारा अगला सिद्धांत है साथियों बांडुरा का सिद्धांत। तो आप जानते हैं, आइए अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत क्या है। बांडुरा जो कि एक सोशल कॉग्निटिविस्ट हैं, और उनका जो ये सिद्धांत है खासतौर पर जिसे हम सोशल लर्निंग थ्योरी या सामाजिक अधिगम सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को कहते हैं, इस सिद्धांत को आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है बांडुरा का सामाजिक अधिगम। प्रिय साथियों, इस खंड में हम जानेंगे कि सिद्धांत क्या है। बांडुरा साहब ने जो एक बड़ा ही फेमस बॉब डॉल प्रयोग किया है, वो बॉब डॉल प्रयोग क्या है, और बॉब डॉल प्रयोग के बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसका मूल्यांकन और शैक्षणिक दृष्टिकोण से उसका उपयोग क्या हो सकता है। तो अल्बर्ट बांडुरा साहब जो बात कहते हैं, जिस सिद्धांत की बात करते हैं, उस सिद्धांत को 2 नाम दिए जाते हैं साथियों। पहला नाम उसे दिया जाता है प्रेक्षणात्मक अधिगम। प्रेक्षणात्मक अधिगम, वो लर्निंग जो किसी के व्यवहार का प्रेक्षण करके, किसी के व्यवहार को ऑब्जर्व करके सीखी जाती है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। और दूसरा नाम जो इसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रयोग में आता है, वो है सामाजिक अधिगम। सामाजिक अधिगम से अभिप्राय सोशल लर्निंग। अब यह सामाजिक अधिगम क्या है, प्रेक्षणात्मक अधिगम क्या है, एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। अक्सर हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हमें वास्तव में पता नहीं होता कि हमें उस परिस्थिति में व्यवहार कैसा करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे इर्द गिर्द के किसी व्यक्ति को ढूंढते हैं जो उस परिस्थिति में व्यवहार करना जानता हो, और उसके व्यवहार का हम अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, उसके व्यवहार को हम इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। बांडुरा साहब का सामाजिक अधिगम यही है। क्या है, फिर से दोहराता हूं।
मान लीजिए आप किसी शहर में जा रहे हैं पहली बार गांव से निकलकर, और वहां पर शहर में जो बिजली से चलने वाली सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों का इस्तेमाल आपको करना नहीं आता। आपको पता नहीं है कि ये जो सीढ़ियां जो ऊपर जा रही हैं अपने आप, इन सीढ़ियों का दरअसल प्रयोग कैसे किया जाता है, इनका उपयोग कैसे किया जाता है। तब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति क्या ऐसा है, क्या थोड़ी देर में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपको दिखाए या खुद से उस सीढ़ी का इस्तेमाल करने की कोशिश करे, और उसे देख के आप समझे कि अच्छा ये इस तरह से इस सीढ़ी पर चल रहा है, तो अपन भी इसी प्रकार से इस सीढ़ी का उपयोग करके चढ़ सकते हैं। वो जो प्रक्रिया है, वो जो तरीका है, वो जो अधिगम की प्रक्रिया है, जिसके जरिए आप किसी व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को देखकर सीखते हैं, किसी के व्यवहार का प्रेक्षण करके, ऑब्जर्वेशन करके सीखते हैं, वही अल्बर्ट बांडुरा ने कहा कि प्रेक्षणात्मक अधिगम है, सामाजिक अधिगम है। अब इस प्रेक्षणात्मक अधिगम, इस सामाजिक अधिगम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हमें जान लेना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो इसके लिए यूज होता है वो ये कि इस प्रकार का अधिगम, फिर से दोहरा रहा हूं, कि आपने किसी व्यक्ति को देखकर सीखा और उसके व्यवहार को देखकर आपने उस व्यवहार का अनुकरण किया, इमिटेट किया, नकल करने की कोशिश करी। इस प्रकार का जो अधिगम है इस प्रकार का अधिगम क्या कहलाता है? मॉडलिंग कहलाता है। और जिनसे आप सीख रहे हैं उन्हें मॉडल प्रतिमान या निदर्श भी कहते हैं। आप जिनसे सीख रहे हो उन्हें मॉडल भी कह देते हैं, प्रतिमान कह देते हैं, निदर्श कह देते हैं, क्योंकि उन्हीं के व्यवहार का अनुकरण करके व्यक्ति कोई भी अधिगम सीख रहा है। अब जैसे घरों में रोज पूजा पाठ हो रही हो तो बच्चे भी पूजा पाठ करना सीख जाते हैं, हाथ जोड़ना सीख जाते हैं। बच्चे अपने बड़ों को देखते हैं कि बड़े अपने बुजुर्गों के चरण छू रहे हैं, तो बच्चों में भी ये आदत जन्म आ जाती है कि हमें भी अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। ये कुछ वैसी ही चीजें हैं कि अक्सर कहा जाता है कि बच्चों के सामने उनके अभिभावकों को बहुत ही अच्छा अनुकरणीय व्यवहार और अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि बच्चे भी ऐसी ही चीजें सीखें, क्योंकि बच्चे अक्सर अपने बड़ों को देखकर ज्यादा सीखते हैं बजाय खुद से कोई चीज सीखने के। बांडुरा ने इसके लिए कुछ प्रयोग भी करे, बहरहाल उन प्रयोग पर बाद में चलेंगे। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको यहां पर जानना या जिसका चर्चा कर लेनी, जिसकी ज्यादा जरूरी है, वो ये कि व्यक्ति का व्यवहार संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, वातावरणीय, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, वातावरणीय, ये जो तत्व होते हैं, इन्हीं तत्वों के मध्य हुई अंतः क्रिया का परिणाम है। यानी इन तत्वों के मध्य जो अंतः क्रिया हो रही है, उस अंतः क्रिया का परिणाम है व्यक्ति का व्यवहार। जैसा भी व्यवहार एक व्यक्ति द्वारा माफ कीजिएगा किया जा रहा है, और यही बांडुरा का सिद्धांत है। अब बांडुरा के सिद्धांत के लिए जो 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं हमें जाननी है, वो ये कि ऐसा प्रश्न आ जाए कि अगर ये लिखा हुआ है कि अध्यापकों को या फिर आपके अभिभावकों को बच्चों के सामने अनुकरणीय उदाहरण पेश करने चाहिए, उनके सामने बहुत ही एक सेंसिबल व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए, खुद की इमेज को ऐसा रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे जैसा देखेंगे वैसा सीखेंगे। तो ये
किस अधिगम के उदाहरण से स्पष्ट होता है, किस अधिगम के सिद्धांत से स्पष्ट होता है? यह सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से स्पष्ट होता है, यह सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी के जरिए स्पष्ट होता है, यह प्रेक्षणात्मक अधिगम के जरिए स्पष्ट होता है। इसे सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम भी कहते हैं, सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है, क्योंकि यह अधिगम की संज्ञानात्मक शाखा, कॉग्निटिव जो ब्रांच है अधिगम की, उसके अंतर्गत यह सिद्धांत आता है। अब बांडुरा के सिद्धांत को लेकर एक चीज है जो आपको जाननी चाहिए कि यह जो अनुकरण के जरिए अधिगम होता है, यह दरअसल होता कैसे है। जो अनुकरण के जरिए अधिगम हुआ है वो होता कैसे है? तो बांडुरा साहब कहते हैं कि अनुकरण के जरिए, इमिटेट करने के जरिए, किसी के व्यवहार की जब आप नकल कर रहे हैं, उस नकल को करने की प्रक्रिया में जब आप सीखते हैं, तो दरअसल 4 चरणों से यह अधिगम गुजरता है। कौन कौन से चरणों से? 4 चरणों से। मैं पहले वो 4 चरण आपको बता देता हूं कि वो 4 चरण कौन कौन से हैं, उसके बाद हम उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो पहला चरण इसमें आता है अटेंशन। अटेंशन जिसको हम कहते हैं अवधान। आपका जो मॉडल है, आपका जो निदर्श है, जिसके जरिए आपको अधिगम करना है, आपको एक अधिगमकर्ता के रूप में पहले उसके ऊपर ध्यान देना होगा कि वो क्या कर रहा है। दूसरा जो चरण है इसका, दूसरे चरण को हम कहते हैं रिटेंशन। रिटेंशन जिसको हम कहते हैं स्मृति धारण। कि जो भी आपने पढ़ा या जो भी अटेंशन किया, वो फिर आपकी स्मृति में जाना चाहिए, वो आपकी मेमोरी में जाना चाहिए। तीसरा जो चरण है इसका, तीसरा चरण कहलाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है क्रियात्मक प्रस्तुति। आपको एक बार करके तो देखना पड़ेगा ना वो कार्य, क्रियात्मक प्रस्तुति या फिर पुनर्प्रस्तुति। और चौथा जो इसके अंदर स्टेज है, चौथी जो अवस्था है, चौथा जो चरण है इसका, वो है मोटिवेशन। कई पुस्तकों में इसके लिए मोटिवेशन की जगह रीइंफोर्समेंट वर्ड भी यूज हुआ है। प्रेरणा या फिर पुनर्बलन। आपको ये नाम याद रखने चाहिए। लेवल 2 2021 का रीट का जो पेपर था, उसमें पहला ही क्वेश्चन यही आया था। पहला क्वेश्चन यही था कि बांडुरा के सिद्धांत के 4 चरण कौन से हैं। तो ये 4 चरण हैं बांडुरा के सिद्धांत के। अब इसको समझाने के लिए मैं अक्सर, आप ज्यादातर विद्यार्थी जानते हैं, एक उदाहरण देता हूं, बड़ा रोचक सा उदाहरण है। आपने अक्सर कई मिमिक्री आर्टिस्ट देखे होंगे। मिमिक्री आर्टिस्ट जो एक्टर्स की, फेमस पर्सनैलिटी की, इनकी मिमिक्री करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मिमिक्री आर्टिस्ट नाना पाटेकर साहब की मिमिक्री करे। मुझे मिमिक्री करने का शौक है, तो मैं उस जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो नाना पाटेकर का एक डायलॉग है, क्रांतिवीर का क्लाइमैक्स का डायलॉग है, अच्छा है, आ गई मेरी मौत का तमाशा देखने, आओ अभी ये काला मोटा आदमी कपड़ा डालेगा, मैं मर जाऊंगा, के बाहर आ जाएंगी। तुम घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, सुबह उठोगे, पत्नी को कहोगे, डार्लिंग क्रांति के मैदान पर एक और आदमी कुत्ते की मौत मारा गया। अच्छा है। अच्छा है। अब ये जो पूरा डायलॉग मैंने बोला साथियों, इस पूरे डायलॉग की मिमिक्री करने की प्रक्रिया में मैं स्वयं, क्योंकि मैंने उनको देखकर, उन महान अभिनेता को देखकर, उनके व्यवहार का अनुकरण करके, उसकी नकल करके यह चीज सीखी है, तो मैं भी इन्हीं 4 अवस्थाओं से, इन्हीं 4 चरणों से गुजरा हूंगा। पहली बात, मैंने ध्यान दिया होगा जब मैंने मिमिक्री की होगी कि नाना पाटेकर साहब कैसे बोलते हैं। जब बोलते हैं तो उनकी आवाज में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, और उन उतार चढ़ावों को मैंने अपनी स्मृति में धारण किया होगा। मैंने उन्हीं चीजों को मेमोराइज करने की कोशिश करी होगी,
अपनी सोच में उन चीजों को उतारा होगा कि वो जब बोलते हैं तब आवाज कैसे ऊंची होती है, कैसे नीची होती है, कैसे आरोह अवरोह होता है आवाज का, और कैसे वो बोलते वक्त जो उनकी आवाज में खनक है वो आती है। जब ये दोनों कार्य करे होंगे तो फिर कहीं अकेले में एकांत में उसकी पुनर्प्रस्तुति की होगी, रिप्रोड्यूस किया होगा, उस चीज को खुद से बोलकर उसे देखा होगा, और जैसे ही उसका रिप्रोडक्शन हुआ होगा हो सकता है मुझको स्वयं को उसमें मोटिवेशन मिला हो कि मैं बहुत सही कर रहा हूं, या हो सकता है किसी तीसरे व्यक्ति के सामने किया हो तो उस व्यक्ति ने मोटिवेट किया हो कि नहीं भाई तुम बहुत अच्छे से बोल पा रहे हो तो इसको कंटिन्यू करो, और शायद वो आवाज थोड़ी बहुत 5-10% जितनी भी मैच हुई हो, उस मोटिवेशन की बदौलत मैं उस कार्य को आगे कर पाया, या कोई और मिमिक्री आर्टिस्ट उस कार्य को आगे कर पाया। तो ये 4 चरण हैं जिनसे होता हुआ कोई भी सामाजिक अधिगम है, प्रेक्षणात्मक अधिगम है, वो गुजरता है। पहला अवधान, दूसरा स्मृति धारण, तीसरा रिप्रोडक्शन यानी कि उसकी पुनर्प्रस्तुति, और चौथा मोटिवेशन या पुनर्बलन या प्रेरणा, जो आपको आगे प्रेरित करे उस कार्य को बार बार करने के लिए, ऐसा कोई रिइंफोर्समेंट मिले, पुनर्बलन मिले जो आपको कार्य को बार बार करने के लिए प्रेरित करे। तो ये 4 चरण हैं बांडुरा के सिद्धांत के। अब बांडुरा के सिद्धांत को लेकर इस 4 चरण के बाद जो चीज काम में आती है वो है बांडुरा का प्रयोग, जिसको हम बॉब डॉल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। बॉब डॉल एक्सपेरिमेंट क्या है? आपकी किताब में, माफ कीजिएगा, आपके नोट्स में बहुत ही डिटेल में ये चीज लिखी हुई है। यहां मैं आपको एक वीडियो फिल्म दिखाता हूं जिसके जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्सपेरिमेंट क्या है। तो विद्यार्थियों, बांडुरा साहब आप इस वक्त इस वीडियो फिल्म में देख सकते हैं। बांडुरा साहब ने कहा कि व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को ऑब्जर्व करके, उसका प्रेक्षण करके सीखता है। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने बॉब डॉल एक्सपेरिमेंट किया, जिनमें विद्यार्थियों के 3 अलग अलग समूहों को एक पिक्चर दिखाई गई। पिक्चर क्या थी? उस पिक्चर में उन्होंने यह दिखाया कि एक बच्चा, उस वीडियो में देखा कि एक बच्चा अपने खिलौने को पीटता है, अपने खिलौने को के साथ कुछ हिंसात्मक गतिविधियां करता है। पहले ग्रुप को यह दिखाया गया कि वो बच्चा जब हिंसात्मक गतिविधियां करता है तो उस बच्चे को पुरस्कृत किया जाता है। दूसरे बच्चे को दिखाया गया कि वो बच्चा जब अपने खिलौने को पीटता है तो उस बच्चे को डांटा जाता है, दंडित किया जाता है। और तीसरे ग्रुप को दिखाया गया कि वो बच्चा जब उस खिलौने को पीटता है, उसके साथ कोई गतिविधि करता है, तो उस बच्चे को ना तो दंडित किया जाता है ना ही पुरस्कृत किया जाता है। कालांतर में यह देखा गया कि वो बच्चा या वो बच्चे जिन्होंने फिल्म ऐसी देखी थी कि हिंसात्मक गतिविधि करने वाले बच्चे को पुरस्कृत किया जा रहा है, वो बच्चे खुद भी हिंसक होते गए। आप देख सकते हैं, यही वो बॉब डॉल एक्सपेरिमेंट की फिल्म थी, एक्चुअल फुटेज है उसकी, जो बच्चों को दिखाई गई थी। तो यहां पर ये बच्चा देखो अपने खिलौने को पीट रहा है इसको मारने की कोशिश कर रहा है, और इस प्रक्रिया में इस बच्चे को एक ग्रुप ने देखा पुरस्कृत होते हुए, दूसरे ग्रुप ने देखा दंडित होते हुए, और तीसरे ग्रुप ने देखा ना तो पुरस्कृत होते हुए ना ही दंडित होते हुए। तो पहला ग्रुप हिंसक बन गया, दूसरे ग्रुप में हिंसा की प्रवृत्ति कम देखी गई और तीसरे में भी कम देखी गई। तो यहां से बांडुरा ने अपने सामाजिक अधिगम के सिद्धांत की पुष्टि करी इस प्रयोग द्वारा कि देखो, मैं कहता था लोग दूसरों को देख के सीखते हैं, बच्चे औरों को देख के सीखते हैं, और यहां पर इस बच्चे को यह हिंसात्मक गतिविधि करते हुए देखते हुए बच्चे सीखे कि देखो किस प्रकार से दूसरों को देखकर कोई भी अधिगम किया जा सकता है। लेकिन इस अधिगम में बालक ने फिल्म में जो गतिविधि की थी वो तो तीनों ने ही देखी थी समझ रहे हो? यहां एक पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। बालक को इस खिलौने को पीटते हुए तो तीनों ग्रुप ने देखा था, लेकिन दंडित वो हुए, माफ कीजिएगा, हिंसक वो हुए जिन्होंने उसके एवज में पुरस्कार प्राप्ति को देखा। तब बांडुरा ने एक स्टेटमेंट दिया कि बालक दूसरों के अवलोकन द्वारा अधिगम सीख तो जाता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे आपको नोट करना है। अधिगम प्रेक्षण द्वारा सीखा जाता है, किंतु वह
व्यवहार में दृष्टिगत होगा या नहीं, यह उसको मिलने वाले दंड पुरस्कार पर निर्भर करता है। तो ये बांडुरा साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बालक ने अधिगम सीख तो लिया, लेकिन वो स्वयं इस व्यवहार को करेगा या नहीं, ये बात इस पर तय करेगी कि सीखे हुए अधिगम पर उस फिल्म में पुरस्कार मिला था या दंड मिला था, पुनर्बलन मिला था या दंड मिला था। और यही बांडुरा का एक्सपेरिमेंट है, बॉब डॉल एक्सपेरिमेंट है, जो आप इस वक्त अभी वीडियो फिल्म में आपने देखा। अब आइए बांडुरा के इस सिद्धांत के शैक्षणिक मूल्यांकन को समझ लेते हैं। शैक्षणिक दृष्टिकोण से बांडुरा का यह सिद्धांत बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालकों के व्यवहार, व्यक्तित्व के निर्माण में और संस्कारों के पोषण में यह सहायक है। बच्चे बड़ों को देख के, अपने अभिभावकों को देख के, बड़े भाई बहन को देख के, गुरुजनों को देख के सीखते हैं, साथी दोस्तों को देख के सीखते हैं। अक्सर बच्चे अपने यार दोस्तों को देख के गाली बोलना सीख के आ जाते हैं, तो घर वाले बोलते हैं बता भाई किससे सीखा, कौन है तेरा ऐसा दोस्त जो बोल रहा है, यानी कि उसके किसी दोस्त ने बोला और आपने उसका अनुकरण करके गाली बोलना सीख लिया। तो इसीलिए बांडुरा साहब कहते हैं कि विद्यालय में ऐसा व्यवहार और वातावरण होना चाहिए जिससे बालक को अच्छी चीजें सीखने में मदद मिल सके। शिक्षक को अपनी अध्यापन शैली में रोचकता लानी चाहिए और उन्हीं का प्रयोग करके, रोचक प्रभावशाली शैली का प्रयोग करके, प्रभावशाली शैली का प्रयोग करके शिक्षक को बच्चों को चीजें सिखानी चाहिए, ताकि बच्चे उसके अनुकरण द्वारा उन चीजों को सीख लें, ना कि उन्हें लगे कि कक्षा में एक बड़ा बोझिल सा माहौल बना हुआ है और यह सीखना एक तरह से हमारी मजबूरी है। तो ये कुछ शैक्षणिक निहितार्थ हैं जो हमने अल्बर्ट बांडुरा साहब के देखे, और उसके अलावा हमने बॉब डॉल एक्सपेरिमेंट को भी देखा। उसके अलावा हमने जाना कि किन 4 चरणों से होता हुआ अधिगम का यह सिद्धांत आगे बढ़ता है। अब इसमें हम आगे देखते हैं कि बांडुरा का जो शैक्षणिक महत्व था, उसमें उनकी एक पुस्तक का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सन 1963 में अल्बर्ट बांडुरा की एक पुस्तक आई थी, द सोशल लर्निंग ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इस पुस्तक में बांडुरा के साथ उनके सहयोगी थे वाल्टर मिस्केल, और इसी पुस्तक में यह लिखा था कि व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से अधिगम करता है। जाहिर सी बात है, हमने अभी देखा कि प्रत्यक्ष रूप से करता, तो जैसा व्यवहार उसने देखा था बच्चे ने, वैसा ही व्यवहार वो अनुकरणीय व्यवहार कर देता। लेकिन उसने व्यवहार का प्रदर्शन तब किया जब उसे देखा कि व्यवहार के बदले में पुनर्बलन, पुरस्कार मिल रहा है, दंड नहीं मिल रहा। और महत्वपूर्ण बात कि इसे अत्यंत निपुणता युक्त अधिगम पद्धति भी कहा गया है। तो ये अल्बर्ट बांडुरा के अधिगम से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं। आइए अब एक बार क्लोजली इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में आज क्या क्या समझा। तो हमने सबसे पहले आज ब्रूनर के सिद्धांत को देखा था। ब्रूनर जो 3 प्रकार के अधिगम के अवस्थाओं की बात करते हैं, जिन्हें हमने विकास में भी पढ़ा है। सबसे पहले सक्रिय अवस्था, उसके बाद प्रतिबिंबात्मक अवस्था, और प्रतिबिंबात्मक अवस्था के बाद हमने जो ब्रूनर की तीसरी अवस्था देखी थी वो थी संकेतात्मक अवस्था। पहली अवस्था जिसमें ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होता है, दूसरी अवस्था जिसमें दृश्य स्मृति के प्रयोग के द्वारा चीजें सीखता है व्यक्ति, और तीसरी जिसमें भाषा का प्रयोग प्रमुख है। उसके अलावा ब्रूनर 6 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की संप्रत्तियों की बात करते हैं। पहला है अंतर्दर्शी चिंतन बनाम विश्लेषणात्मक चिंतन, यानी कि विश्लेषणात्मक चिंतन के साथ साथ अंतर्दर्शी चिंतन को भी एक अध्यापक को प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरी बात वो करते हैं वो ये कि विषय की संरचना को सीखने के लिए यह जरूरी है कि अध्यापक बालक को नियम, संप्रत्यय, प्रविधियां सब समझाए।
विषय की संरचना के साथ साथ वो डिस्कवरी लर्निंग की बात करते हैं, अन्वेषणात्मक अधिगम की बात करते हैं और अन्वेषणात्मक अधिगम को समझाते समझाते वो ये कहते हैं कि कक्ष में एक अध्यापक को इंडक्टिव लर्निंग को प्रोत्साहित करना चाहिए, इंडक्टिव लर्निंग को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अलावा वो बात करते हैं तत्परता की। यही तो चीजें हमने पढ़ी थी इस वीडियो की शुरुआत में। उन्होंने बात करी है संबद्धता की, यानी कि रिलेवेंस की, और अंत में वो बात करते हैं किसकी, अध्यापक के साथ एक छात्र की स्व सक्रियता की, सेल्फ एक्टिविटी, खुद की कितना एक्टिव है वो बच्चा। ये प्रमुख बिंदु हमने देखे थे ब्रूनर के सिद्धांत को लेकर। फिर हमने पढ़ा था बांडुरा का सिद्धांत अभी, और बांडुरा साहब जो हैं वो बात करते हैं सामाजिक अधिगम की। उनके सिद्धांत को हम सामाजिक अधिगम कह सकते हैं, उनके सिद्धांत को हम प्रेक्षणात्मक अधिगम कह सकते हैं। वो अधिगम जिसको आप कहते हैं क्या, मॉडलिंग, और जिनसे सीखते हैं वो निदर्श हैं, प्रतिमान है, मॉडल हैं। फिर पहले अवधान, अटेंशन, आपने अटेंशन पे किया कोई भी चीज सीखने के लिए। उसके बाद आपने रिटेंशन, स्मृति में कितना धारण किया उसे। स्मृति धारण के बाद तीसरी स्टेज जो आती है वो आती है आपकी रिप्रोडक्शन की, जिसमें आप पुनः उस जो अधिगम आपने किया है उसका एक बार पुनर्प्रस्तुति करते हैं, क्रियात्मक प्रस्तुति करते हैं उसकी, और अंत में उससे जुड़ा हुआ पुनर्बलन यानी कि मोटिवेशन। ये हमने चीजें आज देखी थी, और इस सब को लेकर बांडुरा साहब ने बॉब डॉल नाम का एक प्रयोग किया है। ये सारी बातें हमने बांडुरा साहब के अधिगम में देखी। तो ब्रूनर और बांडुरा को हमने इस शॉर्ट वीडियो में समझने की कोशिश की। संज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत अभी और भी बहुत से सिद्धांत हैं जिनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण संप्रत्यय, महत्वपूर्ण तथ्य हमें जानने हैं, जैसे एडवर्ड चेज स्टॉलमैन का सिद्धांत है, जैसे डेविड ऑजुबेल का सिद्धांत है, जैसे अभी हमें जानना है कर्ट लेविन का सिद्धांत क्या है, कार्ल रोजर्स का मानवतावादी अधिगम सिद्धांत क्या है। ये सारी चीजें हमें जाननी है। बहरहाल मैं भी लेता हूं विदा, फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।